Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. बिफोर वी प्रोसीड देयर इज़ ए स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स. देखिए आज के दिन दैट इज़ ऑन संडे एंड कल दैट इज़ जो मंडे आने वाला दिन है, उन दोनों दिन असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इन असम ट्रिब्यून कैंपस ऑफिस. उसके अलावा कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश नहीं हुए हैं और इस कारण से हमारा आज का सेशन काफ़ी छोटा रहेगा क्योंकि जो एक आधा न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस इन देयर ऑफिस. और कल भी ऐसा ही रहेगा कुछ, तो आज का सेशन हम छोटा रखेंगे और चूँकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कल भी नहीं आने वाले हैं इसलिए कल हम लोग सेशन लेकर के नहीं आएंगे न्यूज़पेपर सेशन. तो डायरेक्टली आज के बाद वी विल बी मीटिंग विथ न्यूज़पेपर एनालिसिस विथ यू पीपल ऑन द डे आफ्टर टुमारो दैट इज़ ऑन 27th October. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from Science and Technology segment. It is about superconductivity. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So this article talks about electrical conductivity. तो पहले समझते हैं electrical conductivity क्या होती है. Electrical conductivity is the ability of a substance to conduct electricity through it. आप किसी भी सब्सटेंस के दो एंड पे इलेक्ट्रिकल वायर आप कनेक्ट कर दें यानी कि वोल्टेज अप्लाई कर दें तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इतना तो आप जानते ही हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी उसका भी एक फार्मूला है. इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ आई इज़ डिफाइंड एज V डिवाइडेड बाई R. वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट. इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन की जाती है. ये है फॉर्मूला. अभी देखो ये टेक्निकल चीज़ों में हमें जाना नहीं है. अगर हम इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू इमेज की मदद से समझने की कोशिश करें तो देखो ये हमारा एक मान लो हमारा एक बैटरी है हमारे पास जिसके थ्रू हम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं. अब ये जो वायर है ये वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस. जिस चीज़ से ये बना हुआ है उस सब्सटेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी. तो नॉर्मली अभी देखो जैसे इस फिगर में हमने एक आयरन नेल दिखाया है. सो इस आयरन नेल आयरन से बना है तो इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम है और इस कारण से ये गुड कंडक्टर, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये बल्ब जल सकता है. लेकिन दूसरे केस में देखो अगर इसी आयरन के जगह पे हम एक पेंसिल रख दें तो उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ख़राब है. दिस पेंसिल इज़ मेड अप ऑफ वुड दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर और एन इंसुलेटर. और इस कारण से इस केस में इसकी रेजिस्टेंस समझ लो इतनी ज़्यादा हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं पाएगा और ये बल्ब जल नहीं पाएगा. तो ये फॉर्मूले पे फिर से ध्यान दो. वोल्टेज तो दोनों केस में सेम ही था, लेकिन एक केस में रेजिस्टेंस थोड़ा कम है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है. दूसरे केस में रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट. इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी लगभग जीरो हो जाएगी, पास होगी ही नहीं. सो द पॉइंट इज़ कि रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और समहाउ जिस तरह से इस केस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं हो पा रही है. अगर किसी इस तरीके का हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो उस सब्सटेंस को या उसकी रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो, लगभग नेग्लिजिबल हो, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर. उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. तो देखो समझते हैं व्हाट इज़ सुपर कंडक्टर क्योंकि ये आर्टिकल सुपर कंडक्टर से ही जुड़ा हुआ है. सुपर कंडक्टर इज़ अ मटीरियल दैट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ नो रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस. ये आयरन में भी रेजिस्टेंस होता है, ये पेंसिल में तो बहुत ज़्यादा होगा. सुपर कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल हो. इससे फ़ायदा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरली शहरों से दूर बनता है. शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है सबसे ज़्यादा, बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ क्रिएटेड एट ए लार्जर डिस्टेंस, एट ए फार डिस्टेंस फ्रॉम द अर्बन एरियाज़. कहीं पे तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में तो उसको तो फिर वो हिली एरियाज़ में बनेगा, या फिर थर्मल पावर प्लांट भी है तो शहरों से दूर होता है. तो उस केस में होता क्या है कि इस तरह के लंबे ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने पड़ते हैं और ये ट्रांसमिशन लाइंस जब एक जगह से दूसरे जगह में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो उस ट्रांसमिशन के प्रोसेस में ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूज रेसिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स.
तो अगर हमने समहाउ सुपर कंडक्टर्स बना लिए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस केस में द ट्रांसमिशन के कारण जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम बहुत हद तक बचा सकते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स, बट दिस कुड बी अवॉइडेड, दिस लॉस कुड बी अवॉइडेड इफ़ वी यूज सुपर कंडक्टर्स. तो सुपर कंडक्टर एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, तो उससे ट्रांसमिशन का लॉस जीरो हो जाएगा और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने सुपर कंडक्टर्स कॉन्सेप्ट तो सोच लिया कि अगर ऐसा कोई सब्सटेंस बना ले जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा सब्सटेंस प्रैक्टिकल यूज में हम बना नहीं पाए हैं. हमने सुपर कंडक्टर्स बनाए जरूर हैं कुछ लेबोरेटरी सेटअप में, बट प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं बना पाए. फॉर एग्जांपल मरकरी से हमने सुपर कंडक्टर बनाया है, मरकरी का यूज करके, नायोबियम एंड टिन का यूज करके हमने सुपर कंडक्टर बनाया है, लैंथनम, बैरियम एंड कॉपर ऑक्साइड का यूज करके हमने सुपर कंडक्टर बनाया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब सुपर कंडक्टर की तरह तभी काम करते हैं व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू वेरी वेरी लो टेम्परेचर, समवेयर क्लोजर टू -200 डिग्री सेल्सियस. तो अब इन सबको -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा तब जाकर के सुपर कंडक्टर की तरह काम करेंगे. तो यानी कि थ्योरेटिकली तो हमने इनको बना लिया है, लैब सेटअप में बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में अभी इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अब ऐसा तो है नहीं कि इस मरकरी का वायर बना के हम लोग और इस तरह से ट्रांसमिशन करें और उसकी टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस सेटअप कर पाएँ, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इस कारण से थ्योरेटिकली तो सुपर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में अभी उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. करंट डेवलपमेंट देखते हैं. अब करंट डेवलपमेंट ये है कि कुछ फिजिसिस्ट ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने एक नया तरह का सुपर कंडक्टर डेवलप कर दिया है दैट कैन वर्क एट रूम टेम्परेचर. उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है. दिस सुपर कंडक्टर इज़ मेड अप ऑफ ए कंपाउंड दैट इज़ रिजल्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर, एंड दिस सुपर कंडक्टर कैन वर्क एट 15 डिग्री सेल्सियस. तो रूम टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है. तो देख के तो हमें लगेगा कि ठीक है अब हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, इसका हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि इट कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. इसका भी यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. समझते हैं इसमें क्या कैच है. ये रूम टेम्परेचर पे तो यूज हो सकता है, लेकिन इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए. ये जो नया कंपाउंड बनाया इन्होंने जो सुपर कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, ये रूम टेम्परेचर पर काम करेगा, बट इसको प्रेशर चाहिए 2 मिलियन एटमोसफेयर का. ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके बिना ये सुपर कंडक्टर की तरह काम नहीं कर सकता. तो इसमें भी प्रॉब्लम है. इसका भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है. अब देखो, अब आप वायर बनाओगे इसका, उस पर आप 2 मिलियन एटमोसफेयर प्रेशर कहाँ से लेकर के आओगे ताकि ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करे. सो अगेन इट हैज़ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस कि चलो हमने एक नया सुपर कंडक्टर बना लिया, बट इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. The next article is taken from national segment. It is about some important projects inaugurated by Prime Minister Modi. ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ एट मैक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे. सो समझते हैं. सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल इनॉग्रेशन किया है, मतलब डिजिटल इनॉग्रेशन किया है. दिल्ली में बैठे बैठे ही ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का. देखते हैं. पहला प्रोजेक्ट है किसान सूर्योदय योजना. ये स्कीम जो है ये बस गुजरात के फार्मर्स के लिए, इस बात का ध्यान रखना. तो एटमैक्स APSC में ये सवाल, एटमैक्स इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि किसान सूर्योदय योजना इज फॉर द फार्मर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ऑप्शन दे देगा गुजरात, झारखंड, असम, बिहार. आंसर विल बी गुजरात. इसमें कैसा है, दिस इज एन इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात टू प्रोवाइड डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरीगेशन. तो दिन के टाइम में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इनको फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडाइज रेट में, सस्ते दामों पे, ताकि उसका इस्तेमाल करके वो लोग इरीगेशन के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सके. और इसके लिए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने 3,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है. नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एटमैक्स APSC में जो सवाल पूछेगा वो मैं बता चुका हूँ कि ये किसान सूर्योदय योजना किस स्टेट में लाया गया है. दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अबाउट गिरनार रोपवे. तो जैसे कुछ दिनों पहले हमने गुवाहाटी रोपवे देखा था, वैसे ही गिरनार रोपवे बनाया गया है ऑन गिरनार हिल्स. अभी ये दिस इज़ इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इट्स अ रोपवे प्रोजेक्ट. इसकी टोटल लेंथ है
5,320 meters, and it will be Asia's longest ropeway, and it will be world's longest temple ropeway. तो किसी टेम्पल के लिए ये दुनिया का सबसे लंबा रोपवे है, जबकि अगर ओवरऑल इसकी लेंथ देखी जाए तो ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे होगा. एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन माउंट गिरनार इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं माउंट गिरनार का, हो सकता है हमसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ ले. तो जैन धर्म के जो 22 तीर्थंकर थे नेमीनाथ, उन्होंने इस गिरनार पहाड़ पे निर्वाण की प्राप्ति की है फ्रॉम द 5th टैंक ऑफ माउंटेन. तो इस गिरनार पहाड़ का ये सिग्निफिकेंस है. इस कारण से जैन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है. उसके अलावा कुछ हिंदू टेम्पल्स भी हैं. सो जैन और हिंदू लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है और इस कारण से ये गिरनार रोपवे बनाया गया है. इसकी कैपेसिटी है 1 घंटे में लगभग 1000 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे, और दिन भर में 8000 पैसेंजर्स को ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन. The next article is taken from environment segment. It is about Himalayan brown bear. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. इस आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमालयन ब्राउन बियर आर फेसिंग मैसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन देयर हैबिटेट. उनका जो भी हैबिटेट है, रहने का जो एरिया है, उसमें लगातार डिक्लाइन हो रहा है. इस कारण से उनकी पॉपुलेशन भी गिर रही है. उन्होंने डाटा भी पब्लिश किया है. उन्होंने कहा है कि बाय 2050 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज सेड कि बाय 2050 73% ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द हिमालयन ब्राउन बियर विल बी लॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. और इस कारण से इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मेंस में? तो मेंस में अगर कभी इस तरह का सवाल आ जाए, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो सीधा सीधा अगर आपने ये डाटा लिख दिया तो इससे आप यू कुड इस्टेब्लिश अ रिलेशन और को रिलेशन बिटवीन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ क्लाइमेट चेंज. सो ये डाटा आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं. हिमालयन ब्राउन बियर का जो हैबिटेट होता है वो जनरली हाई एल्टीट्यूड में होता है. हाई पहाड़ी एरिया में ये लोग रहते हैं. देखो ये इसी एरिया में मिलेंगे. हिंदू कुश माउंटेन से लेकर के तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया में तो मिलेंगे. इंडिया में भी खासकर हिमालयन स्टेट्स में जैसे कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे. और उसमें भी ये हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, लगभग 5500 मीटर वाले हाइट पर, जहाँ से स्नो लाइन शुरू होता है वहाँ पे ये लोग रहते हैं. हिमालयन ब्राउन बियर, इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 दिया गया है. मतलब दोनों ही में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन या हाईएस्ट कैटेगरी दी गई है. इंडिया के अंदर देयर आर 23 प्रोटेक्टेड एरियाज मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इनके खाने का हैबिट देख लो, दे आर ओमनीवोरस, मतलब ग्रासेस वगैरह भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं. उसके अलावा इंसेक्ट्स या स्मॉल मैमल्स जैसे कि रैट्स वगैरह को ये लोग खाते हैं. सो दे आर ओमनीवोरस. और इनका बिहेवियर है दैट दे आर डायurnal, मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम. और ये सब इन्फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट है. आप अगर एग्ज़ाम के पेपर को देखें तो पीटी में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं. इस साल का अगर आप देखो एलिफेंट वाला सवाल अगर आपको यूपीएससी का याद हो तो वो झुंड में रहता है. इस तरह के सवाल वो पूछ लेते हैं. तो ब्राउन बियर के बारे में भी देख लो एक बार. ये ओमनीवोरस है, ये तो हमने देख ही लिया. डायurnal है, मतलब दिन के टाइम में एक्टिव रहता है, रात के टाइम में ये सोना प्रेफर करता है. बहुत सारे एनिमल्स जो इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल, जो रात के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं. बट दिस इज़ डायurnal एनिमल जो इज़ एक्टिव इन द डे टाइम. उसके अलावा इट इज़ अ सॉलिटरी एनिमल. सॉलिटरी एनिमल मतलब जो जनरली अकेले रहना प्रेफर करता है. इसका क्वाइट अपोजिट होते हैं कॉन्ग्रेजियस एनिमल्स. कॉन्ग्रेजियस एनिमल्स जो झुंड में रहना प्रेफर करते हैं जैसे एलिफेंट्स. सो दिस हिमालयन ब्राउन बियर इज एन सॉलिटरी एनिमल, ये इन जनरल अकेले रहना प्रेफर करता है. उसके अलावा आपको पता होगा इतना कि वन हॉर्न राइनो भी एक तरह का सॉलिटरी एनिमल ही है, वो अकेले ही रहना प्रेफर करता है इन जनरल. In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 136 to 138. Topic number 136 is about Sachi Vekur. Sachi Vekur or agar woods fungus will be used for inoculation of local agar woods in Assam. सिंपल तरीके से मैं पहले समझा देता हूँ. देखो जो अगरबत्ती बनाने वाले वुड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अगर वुड्स. इन जनरल वो वाइट कलर के होते हैं और उसमें कोई भी परफ्यूम या अरोमा नहीं होता है, फ्रेगरेंस नहीं होता है. इन सब में
हमें इंजेक्शन देना होता है एक स्पेशल तरीके का फंगस का। तो ये जब हम स्पेशल तरह का फंगस इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनोकुलेशन, तो फिर जा कर के ये धीरे धीरे वाइट कलर से डार्क में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर फ्रेगरेंस डेवलप होता है। और असम के अंदर एक स्पेशल तरीके का फंगस यूज किया जा रहा है फॉर इनोकुलेशन प्रोसेस, उसका नाम है साची वेकूर अगरवुड फंगस, and this agarwood is used for making agarbatti. Please attempt this question that is based on topic number 136. Topic number 137 is some important informations about Guwahati University. It was established in 1948 and the rank of Guwahati University in National Institute of Ranking Framework is in 2020 is 47 and it is listed as grade A university by National Accreditation and Assessment Council. Please attempt this question that is based on topic number 137. Topic number 138 is about e-office. Sivsagar became the first district of Assam to launch an e-office. Please attempt this question that is based on topic number 138. This is the answer of question number 133 to 135 that were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. इन दिस क्वेश्चन बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. जो भी लॉ बनता है उससे रिलेटेड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन 6 महीने के अंदर बना दिए जाने चाहिए और वो लेजिस्लेशंस को एग्जामिन करता है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन subordinate legislation. So both statements are right. Correct answer will be option C. The दूसरा question था that was about snow leopard. It is vulnerable, of course it is right, but it is not found in Western Ghat, it is found in Himalayan region. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.